Hello friends, welcome to Study Point and today we will study about famous people in nationalism in Europe. तो सबसे पहला नाम जो है वो है अर्नेस्ट रेनन का। और इन्होंने बताया था व्हाट इज़ अ नेशन, नेशन क्या होता है उसके बारे में इन्होंने बताया था। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और इनका टाइम पीरियड था 1823 टू 1892 तक का। और इन्होंने लेक्चर दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन में इन 1882 में। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बोन जो कि पेरिस में है द और इन्होंने बताया था कि क्या होता है। इन्होंने नेशन के बारे में जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो इन्होंने क्या बोला था यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडीवर सेक्रीफाइस एंड डिवोशन। नेशन क्या होता है? नेशन कुल मिलाकर के जो हमारे पास्ट में जो हमारे जो काम किए गए हैं, इंडीवर जो प्रयास करे गए हैं, जो बलिदान दिया गया है और जो भक्ति की भावना जो हमारे देश के लिए दिखाई गई है वो है अ हीरोइक पास्ट। एक कह सकते हैं कि एक वीरता का हमारा भूतकाल होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। ग्रेट मैन, बहुत महान लोग उसमें हिस्सेदार होते थे। ग्लोरी, दैट इज़ द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया। ये एक तरह से सोशल कैपिटल है, मतलब यही एक कह सकते हैं मेन चीज़ है जिस पर हमारा नेशन का जो नेशनल आइडिया है वो डिपेंड हो सकता है। टू हैव टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट। पास्ट में मतलब कॉमन ग्लोरीज रही हो जो सबके लिए समान हो, जिसको याद किया जा सके। एक बहुत उत्तम पास्ट हो। टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में भी कॉमन विल हो, यानी सभी लोग एकजुट हो। कॉमन मतलब सब लोग एक, सबके लिए एक जैसा हो। टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, दीज आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ बीइंग अ पीपल। तो इन्होंने ये बताया था कि व्हाट इज़ द नेशन में ये बताया था। ठीक है, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, अर्नेस्ट रैनन, फ्रेंच फिलोसोफर थे। और उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। एंड्रियास रेबमैन। एंड्रियास रेबमैन ये कौन थे? द कवर ऑफ अ जर्मन एल्मेनिक डिजाइंड बाय द जर्नलिस्ट एंड्रियास रेबमैन इन 1798। ये कौन थे? ये एक जर्नलिस्ट थे, एंड्रियास रेबमैन। और इन्होंने क्या किया था? जर्मन एल्मेनिक, एल्मेनिक मतलब क्या होता है? जो वार्षिक जो पत्रिकाएं क्या होती पब्लिश होती है वो थी, उसका कवर इन्होंने डिज़ाइन करा था। द इमेज ऑफ द फ्रेंच बस्टाइल। और इन्होंने उसमें क्या किया था? द इमेज ऑफ द फ्रेंच बस्टाइल। बस्टाइल जो फ्रेंच बस्टाइल था वो क्या था? एक स्टेट प्रिजन था। ठीक है, बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशनरी क्राउड। और रेवोल्यूशनरी क्राउड ने, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि उस पर क्या किया था? स्टॉर्म यानी हमला कर दिया था। हैज़ बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू अ सिमिलर फोर्ट्रेस मेंट टू रिप्रेजेंट द बैस्टियन ऑफ डेस्पोटिक रूल इन द जर्मन। और उसको मतलब जर्मन रूल को, क्या जो जर्मन रूल था उसके जो डेस्पोटिक रूल था उसका, डेस्पोटिक मतलब जो क्या होता है? निरंकुशवाद होता है, एक तंत्रात्मक जो था उसको रिप्रेजेंट करता है। प्रोविंस ऑफ कासिल, ठीक है, ये जर्मन का पार्ट है। अकम्पनिंग द इलस्ट्रेशन इज द स्लोगन, और उस पर एक स्लोगन स्लोगन लिखा हुआ था। ठीक है, क्या स्लोगन था? वो स्लोगन आप यहाँ पे देखिए, द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। ठीक है, ये अगर एग्जाम में आता है कि किसने कहा, तो रेपमैन ने। ठीक है, एंड्रियास रेपमैन। द पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। रेपमैन लिव्ड इन द सिटी ऑफ मेन्स एंड वॉज अ मेंबर ऑफ अ जर्मन जैकोबिन क्लब। और ये मेंबर थे, जर्मन जैकोबिन क्लब के मेंबर थे ये आप यहाँ पे देखिए, ये है जर्मन एल्मेनिक का कवर पेज जो इन्होंने डिज़ाइन किया था। ठीक है, ये है, ये दोनों आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, क्लियर है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और उसके बाद हम देखेंगे कार्ल कैस्पर फ्रिज। ये कौन थे? कार्ल कैस्पर फ्रिज। ठीक है,
द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़्यूब्रोकेन, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़्यूब्रोकेन जर्मनी। द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द, एक क्या था ये, एक तरह से पेंटर थे, जर्मन पेंटर थे, कार्ल कैस्पर फ्रिज। ठीक है, इन्होंने द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी, इन्होंने क्या पेंट किया था, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़्यूब्रोकेन जर्मनी। ठीक है, the subject of this color print by the German painter is the occupation of the town of Zweibrücken by the French armies। मतलब उसमें जो फ्रेंच आर्मीज़ के जो जो काम था उसको दिखाया गया है। फ्रेंच सोल्जर्स रिकग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स, ये पूरी तरह से क्या उनका यूनिफॉर्म दिखाया गया, हैव बीन पोर्ट्रेड एज ऑपरेशर्स एज दे सीज अ पीजेंट्स कार्ट लेफ्ट, मतलब पीजेंट्स को क्या कर लिया, उसके कार्ट को या जो उसको क्या किया, उसको कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया। हरास सम यंग वुमेन, यंग वुमेन को आप अगर पिक्चर में देखेंगे उसमें हरास कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। एंड फोर्स अ पीजेंट डाउन टू हिज नीज, और पीजेंट्स को क्या कर रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं और घुटने पे बल बैठे हुए हैं। द प्लेग being affixed to the tree of liberty carries a German inscription which in translation reads, take freedom and equality from us, the model of humanity। टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, वहाँ पे लिखा हुआ है इनकी पेंटिंग में, टेक फ्रीडम एंड इक्वालिटी फ्रॉम अस, द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस इज द sarcastic reference to the claim of the French as being liberators who opposed monarchy in the territories they entered। ठीक है, तो ये क्या है, ये पेंटिंग करी गई है, पेंट किया गया है और कार्ल कैस्पर फ्रिज के द्वारा किया गया है। ठीक है, और उस समय जो मतलब क्या था, जर्मनी जैसा हम लोग जानते हैं क्या था, जर्मनी करीब 300 यूनिट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, और फ्रांस का रूल उस समय क्या था, पूरे यूरोप पर था एक तरह से। तो ये सब बहुत परेशान, वो लोग फ्रेंच आर्मी से बहुत परेशान थे ये लोग। ठीक है, तो ये पेंटिंग आपने देखा। फ्रेडरिक लिस्ट, अब देखते हैं फ्रेडरिक लिस्ट, ये कौन है, ये प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन इन जर्मनी। ट्यूबिंगन जो जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी है उसके ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने 1834 में क्या लिखा, जब जॉल्वरिन की क्या हुआ था, जॉल्वरिन बनाया गया था। जॉल्वरिन क्या था, कस्टम यूनियन था। और इससे पहले जो था नेपोलियन ने, क्योंकि नेपोलियन ने पूरे मैक्सिमम यूरोप पे कब्जा कर लिया था, तो उसने क्या किया था, जो जर्मनी 300 यूनिट्स में डिवाइडेड था उसको उसने करीब 39 क्या कर दिया था, 39 में उसने कन्फेडरेशन या यूनिट्स में उसको मर्ज कर दिया था। ठीक है, फेडरेशन बना दिया था। तो उसी के बाद क्या था, जॉल्वरिन बना, उसके बाद जॉल्वरिन बना और जॉल्वरिन कस्टम यूनियन था। तो उसके बारे में इन्होंने लिखा है, द एम ऑफ द जॉल्वरिन इज टू बाइंड द Germans economically into a nation. It will strengthen the nation materially as much by protecting its interest externally as by stimulating its internal productivity. It ought to awaken and raise national sentiment through a fusion of individual and provincial interest. The German people have realized that a free economic system is the only means to engender national feeling। तो एक तरह से क्या किया गया था, यूनाइट करने की कोशिश करी गई थी पूरे जर्मन को। ठीक है, जॉल्वरिन के द्वारा। तो वही बता रहे हैं, इकोनॉमिकली इसको यूनाइट करने की कोशिश करी गई थी और इसकी जो पहल करी थी वो नेपोलियन ने ही करी थी। ठीक है, इकोनॉमिकली जो लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करी गई थी, वो जो कन्फेडरेशन उसने बना दिए थे 300 को कम करके, जो 39 बनाया था वो उसके द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे यूजीन डेलाक्रॉइक्स को। यूजीन डेलाक्रॉइक्स ये कौन थे, द मसाकर ऑफ चियोज, यूजीन डेलाक्रॉइक्स 1824। क्या हुआ था, मसाकर मतलब बहुत बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था, लोगों को मारा गया था। ये एक आइलैंड था, उस पर क्या हुआ था, बहुत से लोगों को मारा गया। द फ्रेंच पेंटर डेलाक्रॉइक्स, ये एक पेंटर थे, फ्रेंच पेंटर थे। डेलाक्रॉइक्स वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स, और ये एक रोमांटिक पेंटर्स थे। जैसा कि हम लोगों ने रोमांटिसिज्म में देखा था, रोमांटिसिज्म क्या होता है, जो भावनाओं पे, फीलिंग्स पर, इमोशंस पर ज़्यादा बल देता था। ठीक है, तो ये रोमांटिक पेंटर्स थे। दिस ह्यूज पेंटिंग
जो कि इसका साइज भी दिया हुआ है, डिपिक्ट्स एन इंसिडेंट इन विच 20,000 ग्रीक्स वॉज सेड टू हैव बीन किल्ड बाय टर्क्स ऑन द आइलैंड ऑफ कियोस। ठीक है, 20,000 ग्रीक्स को बताया जाता है कि मार दिया गया था आइलैंड ऑफ कियोस पे, by dramatizing the incident, focusing on the suffering of women and children, and using vivid colors. Delacroix sought to appeal to the emotions of the spectators and create sympathy for the Greeks। ठीक है, ग्रीक्स के लिए सिंपैथी बटोरने के लिए इन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। अगला है ग्रिम ब्रदर्स। ठीक है, ग्रिम ब्रदर्स, अब ये भी एक तरह से रोमांटिसिज्म टाइम पीरियड में थे, और फोक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग इन्होंने करी। ग्रिम्स फेरी टेल्स। ठीक है, ग्रिम हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ग्रिम्स फेरी टेल्स इज अ फेमिलियर नेम, बहुत ही परिचित नेम है ये। द ब्रदर्स, दो भाई थे, जेकब एंड विल्हेम ग्रिम, और जो कि जर्मन सिटी ऑफ हनाउ में पैदा हुए थे, 1785 में एक हुए थे, और विल्हेम हुए थे 1786 में। वाइल बोथ ऑफ देम, इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी, लेकिन इनका इंटरेस्ट क्या हुआ कि फोक टेल्स यानी जो लोक कहानियाँ होती हैं, ठीक है, जो लोकल कहानियाँ होती हैं लोगों की, उसको कलेक्ट करने में, पुरानी पुरानी कहानियों को कलेक्ट करने में इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। दे स्पेंड 6 ईयर्स, इन्होंने 6 साल बिताए, गांव से गांव घूमते रहे, ठीक है, कहानियों को बटोरने के लिए। टॉकिंग टू पीपल एंड राइटिंग डाउन फेरी टेल्स लिखा इन्होंने, ठीक है, विच वर हैंडेड डाउन थ्रू द जनरेशन। दीज वर पॉपुलर बोथ अमंग चिल्ड्रेन एंड एडल्ट, से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई इनके जो फेरी टेल्स थी। ठीक है, इन 1812 दे पब्लिश देयर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ टेल्स। 1812 में इन्होंने पहली कलेक्शंस को अपने पब्लिश कराया। ठीक है, बोथ द ब्रदर्स एंड बिकेम एक्टिव इन लिबरल पॉलिटिक्स में भी ये दोनों बहुत एक्टिव थे, और इन्होंने एक तरह से स्पेशली द मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस किसकी, क्योंकि ये जर्मनी में थे और फ्रांस का क्या था उस समय, कंट्रोल था। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, उस मूवमेंट में भी भागीदार हुए। इन द मीन वाइल दे ऑल्सो पब्लिश्ड 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज के ऊपर भी इन्होंने एक डिक्शनरी को क्या किया, पब्लिश किया। अगला देखेंगे, कार्ल वेल्कर। ठीक है, कार्ल वेल्कर, द लिबरल पॉलिटिशियन कार्ल वेल्कर, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब देखो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो हमने पढ़ा था वो क्या है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो सब एक तरह से मोनार्क को, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के लिए ये जा रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने, जो कार्ल वेल्कर थे, ये भी एक इलेक्टेड मेंबर थे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इन्होंने कुछ व्यूज़ को क्या किया, एक्सप्रेस किया है। नेचर हैज़ क्रिएटेड मैन एंड वीमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। इन्होंने बताया कि प्रकृति ने जो इंसान को बनाया है वो अलग अलग काम करने के लिए बनाया है। मैन द स्ट्रॉन्गर, मैन को ये क्या मानते थे कि वो स्ट्रॉन्गर होता है, बोल्डर होता है, फ्रीयर ऑफ द टू, यानी दोनों में से, यानी विमेन और मैन की बात हो रही है, उसमें से ज़्यादा वो आज़ाद होता है। हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, उसको प्रोटेक्टर फैमिली का रक्षा करने वाला बनाया गया है। इट्स प्रोवाइडर बनाया गया है। मेंट फॉर पब्लिक टास्क इन द डोमेन ऑफ लॉ, प्रोडक्शन एंड डिफेंस। और दूसरी तरफ वुमेन को इन्होंने क्या बताया, वीकर यानी कमज़ोर, और डिपेंडेंट एंड टिमिड। और कमज़ोर और टिमिड का मतलब होता है जो डरपोक होता है। रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन ऑफ मैन, उसको मनुष्य की मतलब आदमी की, मैन की क्या चाहिए उनको, उसका प्रोटेक्शन चाहिए उसको। हर स्फेयर इज़ द होम, उसका जो क्षेत्र है वो घर है। द केयर ऑफ द चिल्ड्रेन, नर्चरिंग ऑफ द फैमिली, परिवार का पालन पोषण करना उसकी जिम्मेदारी है। इसके बारे में इन्होंने ये बोला है, कार्ल वेल्कर। और ये जो नाम है लुइस ऑटो पीटर्स, ठीक है, 1819 से 95 तक इनका टाइम पीरियड है। वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और ये जो थी ये लेडीज़ थी और फीमेल और फेमिनिस्ट क्या थी ये, वुमेंस, इन्होंने क्या फाउंड किया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी ये, और इन्होंने वुमेंस जर्नल को फाउंड किया,
और सबसिक्वेंटली फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन को फॉर्म किया। ठीक है, फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है, वो टॉक्स अबाउट वीमेंस राइट। ठीक है, जो वीमेंस के अधिकारों के बारे में बात करता है, वो पॉलिटिकल एसोसिएशन इन्होंने फॉर्म किया। द फर्स्ट इशू ऑफ हर न्यूज़पेपर वीमेंस जर्नल। जर्नल क्या होता है, जो समाचार पत्र या पत्र ये सब पत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, वीमेंस जर्नल। तो इनका जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था वो पब्लिश कब इशू हुआ था, 21 अप्रैल 1849 में। कैरिड द फॉलोइंग एडिटोरियल, और उसमें क्या लिखा हुआ था, इन्होंने बेसिकली लिबर्टी के बारे में बात करी है कि जो मेन को जितना अधिकार दिया जाता है उतना ही अधिकार मतलब वुमेन को भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेन जो है केवल मेन के लिए ही लिबर्टी की लड़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो लिबर्टी मिलती है वो सबको बराबर मिलती है। ठीक है, ये पूरा इन्होंने लिखा था, तो इसके बारे में मतलब इन्होंने बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।